नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आज जो लाइव आने का विषय है वह कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र 2024 लोकसभा चुनाव। कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और उसमें उसने 5 न्याय और 25 गारंटी की बात की है। जो कि घोषणा पत्र होता है उसमें कोई भी उम्मीदवार या पार्टी अपने भविष्य की जो 5 साल जो चुने जाते हैं उसके दौरान जो जो काम वो करना होते हैं उनके बारे में एक रूपरेखा बताते हैं कि इतने दिन में हम ये काम करेंगे। और ये ज़रूरी भी है और घोषणा पत्र होना चाहिए और हमें उसी उम्मीदवार को वोट देना चाहिए जिसके घोषणा पत्र में ये लगे कि हाँ इसमें वास्तविकता है और वो उन चीज़ों को पूरा कर सकेगा। अभी अगर मैं इनके घोषणा पत्र की बात करता हूँ तो उन्होंने हिस्सेदारी न्याय बताया है, जिसको उन्होंने पॉइंट वाइज बताया है कि सबसे पहले वो क्या इसमें करेंगे। हिस्सेदारी यानी सबकी हिस्सेदारी हो, सभी धर्म, सभी जात, सभी जितने भी जाति के हैं, पिछड़ा वर्ग से लगाओ या कहीं से भी, सभी जनरल कास्ट से सभी को हिस्सेदारी मिले। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने अपना पॉइंट जो क्लियर किया है कि जनगणना और जातीय जनगणना करवाएंगे। साथ ही जातीय जनगणना के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक रूप से भी जनगणना करवाएंगे। आर्थिक रूप से जैसे कि भाई जनरल कास्ट में भी बहुत से गरीब हैं, उनको अपने हकों के लिए जूझना पड़ता है, उनको प्रॉपर उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं। तो इससे ये पता लग जाएगा कि जैसे जाट जात है या ब्राह्मण जाति है, इनमें बहुत से गरीब हैं और इनको अपना हक मिले, ऐसा ये व्यवस्था करेंगे। मेरे ख्याल से ये कदम ठीक है, होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत से जातों में बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं और उसमें समस्या क्या रहती है कि उनको जनरल में ही काउंट किया जाता है और उनको प्रॉपर अपने अधिकार नहीं मिल पाते। और ऐसे ही बहुत सी जो पिछड़ी जाति हैं, अनुसूचित जाति हैं, इनमें बहुत से ऐसे परिवार भी हैं जिनका उत्थान हो चुका है, जिसका पिताजी IAS IPS से बढ़िया पोस्ट पर लग गया है। उस बच्चे को क्या ज़रूरत है फिर आरक्षण लेने की। उसका सामाजिक रूप से भी हो गया उद्धार, शैक्षिक रूप से भी हो गया और जॉब मिल गई भाई। तो मेरे ख्याल से तो होना यही चाहिए, ये जातीय छोड़ के आर्थिक स्तर पे ही होना चाहिए। दूसरा, इन्होंने ये कहा है कि हम आरक्षण का जो 50% का जो एक कैप बना रखा है उसको हटा देंगे कि सबको समान रूप से हक मिले। जो एक 50% का बना रखा है दायरा, उससे बाहर से भी आरक्षण देना चाहते हैं, ऐसा ये कोई संविधान में संशोधन करेंगे। तीसरा बोल रहे हैं ठेका प्रथा है ना, जो सरकारी विभाग जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं प्राइवेट कंपनियों द्वारा, उनको बंद करके ये नियमित भर्तियां करेंगे। देखो ये बहुत बड़ा ये जुमला टाइप का लगता है, अगर ऐसा कुछ कर दें तो बहुत बड़ी बात है। फिर उन्होंने कहा है अल्पसंख्यक में 5-6 अपने धर्म है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, मुसलमान है जो मुस्लिम धर्म है, तो ये 5-6 पारसी हो गया। इनको बोला गया है कि इनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी, इनको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। जैसे मॉब लिंचिंग के केस आए हैं राजस्थान में, आपको देखने में आया होगा। फिर इन्होंने एक बात और कही है पेंशन के बारे में। अभी जो केंद्र सरकार है, जो बुढ़ापा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन में है, उसमें सरकार जो केंद्र सरकार का जो हिस्सा होता है वो 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक होता है। पर ये अपने आप को बता रहे हैं कि हम इसमें 1000 रुपये तक का कर देंगे। अगर ऐसी बात है जैसे 500 रुपये देते हैं केंद्र सरकार हरियाणा सरकार में, तो 500 रुपये केंद्र 500 रुपये और बढ़ जाएंगे तो 3500 रुपये हो जाएंगे हरियाणा में जो पेंशन है। उसके बाद इन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है, जो मोदी सरकार लाई है 5 लाख रुपए तक का बीमा आयुष्मान योजना के तहत। अब इसमें ये इन्होंने एक और अलग बात कही है, इन्होंने कहा कि हम 25 लाख रुपए तक का बीमा करेंगे। 25 लाख रुपए तक का बीमा करेगी कांग्रेस सरकार। जस्सी भाई राम राम।
हाउ आर यू। ये निःशुल्क इलाज बताया है इन्होंने। जैसे कैशलेस योजना, जैसे राजस्थान में इन्होंने 25 लाख रुपए तक की घोषणा की थी कि 25 लाख रुपए तक हम फ्री में इलाज करेंगे। अगर 25 लाख तक किसी भाई को कोई दिक्कत बीमारी है, सर्जरी है या उसको ऑपरेशन करना है तो 25 लाख रुपए तक उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। जहाँ के मोदी सरकार ने 5 लाख रुपए तक की बात की है आयुष्मान में। पर आयुष्मान में भी ये दिक्कत है, जो बड़ी बीमारी हैं उनमें ये जो अस्पताल हैं उनमें इतनी बढ़िया सुविधाएं नहीं मिलती। तो आदमी क्या करता है, अपने बच्चे या अपने खुद को या अपने रिश्तेदार को बचाने के लिए वो बढ़िया अस्पताल में जाता, ना कि इसमें। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें सुधार करना होगा मोदी सरकार को। बाकी ये 25 लाख रुपए दे रहे कांग्रेस वाले, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद स्वास्थ्य बजट। आदमी को 2 ही 3 चीज़ें बुनियादी हैं। एक तो शिक्षा अगर फ्री हो जाए और स्वास्थ्य फ्री हो जाए तो भाई पैसे की जरूरत कहाँ है, भ्रष्टाचार अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अब आप ही सोचो, एक स्वास्थ्य के लिए आदमी को पता नहीं क्या अपने घर, अपने ज़मीन जायदाद तक बेचनी पड़ती है। बच्चों के बढ़िया फ्यूचर के लिए प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पड़ता है, जहाँ पर लाखों रुपए डोनेशन जाते हैं। अगर इन 2 चीज़ों को ये सुधार लें तो भाई जरूरत ही नहीं है ज़्यादा पैसे देने की। 20-30 हज़ार रुपये नौकरी देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, सारा सिस्टम सही हो जाएगा। अब इन्होंने ये कहा है कि कुल बजट का 4% हम करेंगे। आज तक 1% से ऊपर कुल बजट का कभी स्वास्थ्य का बजट हुआ नहीं है। अगर ये 4% की बात कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। पर सही बात है, घोषणा पत्र तो सब जारी करते हैं, इन पर कुछ प्रतिरोध भी लगाना चाहिए कि अगर आपने अपने घोषणा पत्र को पूरा नहीं किया तो आपको जेल हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि घोषणा पत्र मड़ाईदार बातें कह के आदमियों का ध्यान भटकाते हैं। फ्री में कूलर, फ्री में फ्रिज ये दे देंगे, ये दिक्कत होती है। उसके बाद इन्होंने अपना एक अलग न्याय की बात की, युवा न्याय। युवाओं के लिए इन्होंने अपनी एक घोषणा पत्र में घोषणा की कि 25 साल के जितने उससे कम साल के युवा हैं उनको 1 साल तक 1 लाख रुपये अप्रेंटिस करवाए, 1 लाख रुपये पैसे देंगे, अप्रेंटिस करवाएंगे और अप्रेंटिस पूरे होते ही उनको बढ़िया सी कंपनी में रिप्लेसमेंट या फिर सरकारी जॉब दिलवाई जाएगी। इन्होंने यह स्कीम लागू की है। और हर साल 30 लाख नौकरियां देंगे केंद्र सरकार में। केंद्र की जो जितनी भी जॉब हैं, जिसमें SSC आ जाते हैं, CPF, ये जॉब नहीं होती हैं, इनमें 30 लाख नौकरी देंगे 1 साल में। और सरकारी जितनी भी पोस्टें हैं उनके आवेदन जो फार्म भरे जाते हैं वो फ्री में भरे जाएंगे भाई। अभी हमारे से कोई 1000 रुपये लेता है, कोई 500 रुपये लेता है। अगर ये बात हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, मतलब पूछ लूँगा इनसे कि भाई तो आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, पूरी क्यों नहीं की। आने दो, दुष्यंत चौटाला को पूछेंगे, उसने बहुत बड़ी बड़ी बात करी थी। बाकी गाँव में उसका खूब विरोध हो रहा है, पूछने नहीं दिया जा रहा। अच्छा, इन्होंने अपने एक शिक्षा नीति जो भी मोदी सरकार की है उसमें बदलाव करने की कोशिश की है। इन्होंने कहा है कि 1 से 12वीं तक की शिक्षा को फ्री करेंगे। बहुत अच्छा कदम है अगर 1 से 12वीं तक शिक्षा फ्री हो जाए तो, जो अभी 6 से 14 साल तक के लिए फ्री है। अच्छा, कॉलेज में जो छात्र पढ़ते हैं, SC, ST, EWS, आर्थिक रूप से कमज़ोर जो सभी जातों के बच्चे हैं कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको 4 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और उस पर कोई गारंटी और जमानत की जरूरत नहीं है। यानी वो अपने पैसे बिना ब्याज के भुगतान कर सकेंगे। इसके बाद खेल के लिए इन्होंने एक घोषणा करी है कि 21 साल से कम के जो प्रतिभागी हैं, जो कोई खेल खेलता है तो उसको हर महीने 10,000 रुपये सहायता देंगे। कांग्रेस वाले ये बोल रहे हैं कि 10,000 रुपये देंगे भाई, जो भी अगर कोई खेलता होगा। इसके बाद तीसरी बात आ गई इनकी नारी न्याय। औरतों के लिए क्या करेंगे ये? इन्होंने कहा कि महालक्ष्मी योजना लागू करेंगे। महालक्ष्मी योजना इन्होंने कर्नाटक में भी शुरू की हुई है, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये पूरे देश में लागू करेंगे अगर इनकी सरकार बनती है। इन्होंने एक ये घोषणा करी है, सबसे जरूरतमंद परिवार के बुजुर्ग महिला के खाते में प्रति साल 1 लाख रुपया डालेंगे भाई, प्रति साल 1 लाख रुपया। अब इन्होंने एक छोटी सी बात यहाँ फर्क कर दिया कि जरूरतमंद परिवार। अब जरूरतमंद परिवार कैसे ये निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर आंकड़े बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। 50 किले वाला भी BPL का कार्ड बनवा जाता है। इस चीज़ को उनको दूर करना पड़ेगा और ये डेफिनेशन ठीक करनी पड़ेगी, जरूरतमंद कौन।
तो ये बहुत अच्छी योजना होगी। अगर इन्होंने ये कहा है कि जो बुजुर्ग महिला है परिवार की, उसके खाते में ये पैसे जाएंगे 1 लाख रुपए, यानी कम से कम या ला लो 8-9 हज़ार रुपये डलेंगे इनके खाते में। ठीक है। इसके बाद इन्होंने ये एक बात और ख़ास बहुत बड़ी बात है यार, 50% आरक्षण कर देंगे केंद्र सरकार, केंद्र जो सेंटर की भर्ती है ना उसमें 50%। भाई अपनी बहन बेटियों को, अपनी घर वाली अगर पढ़ना चाहती है उनको पढ़ा लो, नौकरियों में मौके मिलने वाले हैं बहुत ज़्यादा। 50% आरक्षण बहुत बड़ी बात होती है, यानी 1000 पोस्ट निकलेगी, 1000 तो आदमियों की और 1000 में 500 तो आदमियों की और 500 लुगाइयाँ की। और लुगाइयाँ तो पता भाई इतना स्तर नहीं है पढ़ने का, बाकी सॉरी ऐसी बात नहीं है, पढ़ रही हैं पर और थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। 50% आरक्षण बहुत बड़ी बात है यार। फिर उन्होंने बात की किसानों के लिए बात की इन्होंने। सबसे बड़ी बात है MSP लागू। MSP बोल रहे हैं भाई पहली कलम से हम MSP लागू कर देंगे, ये बहुत बड़ी बात है MSP लागू करना। और पैसा सीधा किसान के खाते में जाएगा, ना कि कोई बिचौलिया होगा आड़ती उड़ती, उनका सबका चक्कर ख़त्म कर देंगे। MSP वाली बात बहुत बड़ी है अगर कर दे तो। उसके बाद जो फसल बीमा करवाता है किसान, उसकी फसल का जो नुकसान होता है उसका जो मुआवजा मिलता है उसको ये 30 दिन में गारंटी दे रहे हैं कि 30 दिन में किसान का मुआवजे का निपटारा कर देंगे। ये बहुत अच्छी पहल है। यहाँ पे 2-2 साल हो जाते हैं किसानों को अपने मुआवजा ना मिलता, उसके करके बहुत दिक्कत होती है। उसके बाद श्रमिक न्याय यानी मजदूर जो भाई लोग हैं उनके लिए इन्होंने बताया है कि मनरेगा जो एक स्कीम है 400 रुपये इसकी दिहाड़ी कर दी जाएगी। और मनरेगा वालों को अब स्कूल में, पुस्तकालय में कहीं भी यूज कर सकेंगे। पहले तो इन पर एक पाबंदी है भाई यहाँ काम करेंगे, अब इनको और कामों में भी लगाया जा सकता है। उसके बाद इन्होंने बोला है संवैधानिक न्याय, बस संविधान के तौर पे जो काम हो रहे हैं आजकल केंद्र की जो मोदी सरकार कर रही है ना भाई, जी करे वैसा कानून बना रही है, कभी इंटरनेट बंद कर देती है, कभी किसी को गिरफ्तार कर लेती है, किसी के घर छापा मरवा देती है, ये इसमें सुधार करने की बात कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा कि 100 दिन के दोनों सदन चलेंगे, 1 साल में 100 दिन दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन चलेंगे। और 1 साल में इनमें 1 हफ्ते में, यह बहुत अलग सी पहल की है। अब ये इन्होंने पहल की है पक्का किया है वो पता नहीं है, कि अगर 1 हफ्ते में जैसे चर्चा होती है आपस में किसी बिल पे, तो ये चर्चा के लिए विपक्ष के जो मुद्दे होंगे ना उस पर चर्चा करेंगे। जैसे विपक्ष ने कोई मुद्दा उठाया है कि भाई ऐसे बिल पास होना चाहिए, तो उसकी बात को सुना जाएगा। अब जैसे क्या है कि मोदी सरकार में तो क्या करते हैं कि बाहर फेंकवा देते हैं, अगर कोई विपक्ष का कर्मचारी MLA MP बोलता है ना तो उसको बाहर फेंक देते हैं, भाई बाहर चल, उसको बाहर कर देते हैं। पर यहाँ पे इन्होंने अलग एक नई पहल शुरू की है कि 1 हफ्ते में 1 दिन विपक्ष को दिया जाएगा, खासकर अपने मुद्दों के बारे में बोलने के लिए। उस दिन सिर्फ विपक्ष के मुद्दों को ही सुना जाएगा। ये बहुत अच्छी पहल है, विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छे लोकतंत्र के लिए। अच्छा, इसके बाद इन्होंने एक खास बात जो कांग्रेस पार्टी ने कही है, बीजेपी जो कि कहती है कि 1 राष्ट्र 1 चुनाव। भाई 1 राष्ट्र 1 चुनाव यानी लोकसभा और विधानसभा के 1 चुनाव इकट्ठे होने चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने इस विचार को बिल्कुल अस्वीकार, नकार दिया है कि भाई नहीं, जिसकी जितनी सरकार बने, अब राज्य में किसी की सरकार बनती है, किसी की टूटती है, अब उसके चक्कर में उसको डिसलोज तो नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने इस विचार को बिल्कुल त्याग दिया, मना कर दिया है। अच्छा, एक बात और, इन्होंने EVM में सुधार की बात की है। EVM को मना नहीं किया है कि EVM को बंद कर देंगे, बैलेट पेपर से करवाएंगे। इन्होंने उसमें एक कहा है कि जो हमारा वोट पड़ता है, जो पर्ची निकलेगी और जो वोट होता है उसको दोनों को काउंट किया जाएगा, उसके बाद ही चुनाव की घोषणा की जाएगी भाई कौन जीता कौन आ रहा। अच्छा, एक खास बात और, जैसे अभी हमारे हरियाणा में चल रहा है, इधर उधर से अपने दल बदल लेते हैं, कभी इस पार्टी में चले जाते हैं, कभी उस पार्टी में चले जाते हैं। इन्होंने एक बात कही है, 10वीं अनुसूची में आता है दल बदल का कानून। उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई MLA मानो JJP का और वो BJP में चला गया तो उसकी सदस्यता उसी समय रद्द हो जाएगी। ये एक कदम
उसके लिए कोई चुनाव वुनाव की जरूरत नहीं है, उसी टाइम उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक बहुत मेन बात है जो भाई मीडिया, फेसबुक भी तो मीडिया ही है। अभी मीडिया की आज़ादी के लिए भारतीय प्रेस अधिनियम 1978 में संशोधन करेंगे कि भाई मीडिया अपने विचार रख सके, उन पर कोई प्रतिबंध न लगे, ये अपनी व्यवस्था करेंगे कांग्रेस पार्टी। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये बात रखी है। इंटरनेट की बेवजह से इंटरनेट को बंद कर दिया जाता, मनचाही बंदी कर दी जाती, उसको ठीक ये करेंगे। इन्होंने कहा कि हम ऐसा कानून लाएंगे कि इंटरनेट को बेवजह बंद नहीं किया जाता। अब देखो हरियाणा में 8-9 जिलों में इंटरनेट को बंद कर दिया गया, कोई मतलब नहीं था उस बात का, 15-20 दिन तक बंद रखा, लोग बहुत दुखी हुए। क्या मतलब था? पंजाब साइड में आंदोलन था, हरियाणा में कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी इंटरनेट को बंद किया। यह इंटरनेट भी एक निजता का अधिकार है, खुद का अधिकार है, संविधान में है, हम अपना इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। इन्होंने ये गलत किया, कांग्रेस पार्टी इसको ठीक करने की बात कह रही है। उसके बाद अगर मैं और पॉइंट की बात करूं, न्यायपालिका, जो अपनी न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है या कोर्ट है, उन्होंने ये बोला है कि जो अभी दोबारा से वो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग लाएंगे जिसमें जजों की नियुक्ति होगी, उसमें राजनीति का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, भाई किसी को भी अपना वो बना दें। इसके बाद भ्रष्टाचार पे भी इन्होंने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी की बात कही है कि हम जितने भ्रष्टाचार, जितने भी केसेस हैं उन पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाएंगे। ज़्यादा वैसे विस्तार से कुछ बताया नहीं है। फिर आ गया आर्थिक न्याय, आखिरी न्याय है मेरे ख्याल से ये आर्थिक न्याय। इसमें इन्होंने बताया है कि जो जीडीपी, इन्होंने एक आंकड़ा पेश किया अपना कि 1991 से 1990-91 में जो अपना टोटल जीडीपी का मूल्य था वो 25 करोड़ रुपये था, और 25,000 करोड़ होगा मेरे ख्याल से। 2003-04 में इनका 50 करोड़ हो गया, और 2013-14 में इनका 100 करोड़ हो गया। अब ये कहना चाहते हैं कि जब इनकी सरकार गई थी कांग्रेस की 2013-14 में, जो हमारी जीडीपी का जो टोटल मूल्य था वो 100 करोड़ था, और 2023-24 में 10 साल में वो बढ़ के तो होना चाहिए था 200 करोड़, 100 का डबल होना चाहिए था, वो घट के रह गया 173 करोड़। तो यानी कमी आई है। और जहाँ पे दावा किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि देश बहुत ऊंचा चला गया है, देश की जीडीपी इतनी 5वें नंबर की जीडीपी बन गई है, वो यहाँ पे इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। और इन्होंने ये बताया कि 22 करोड़ जो गरीब हैं उनके उत्थान के लिए काम करेंगे। भाई 5 किलो अनाज से उत्थान नहीं होने वाला, आप उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं तभी उद्धार होगा। और इसके लिए इन्होंने अपनी स्कीम अभी खास कुछ बताया नहीं है, गरीब कल्याण की बात की है। अब लास्ट है बेरोजगारी पे बात। अभी इन्होंने डाटा के साथ अपनी बात रखी है, जो उनका घोषणा पत्र है। बेरोजगारी 15 से 29 साल की आयु में 10% युवा बेरोजगार हैं। 25 से कम में 42.3 BA पास जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं। 30 से 34 के बीच, ये पूरा देश का डाटा है, 9 से 9.8% बेरोजगार हैं। जहां भाजपा ने 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने का वादा किया था, बहुत बड़ा जुमला था ये। अरे वादे ऐसे करो जो निभा सको, झूठे दिलासे देने का कोई फायदा नहीं है। अब सबसे खास बात, जो सबसे बहुत बड़ा इनका मुद्दा बन सकता है, अग्निवीर, अग्निपथ योजना। 4 साल के नौकरी कर रखी है भाई फौज में। ये तो एक नॉर्मल सी बात है भाई। जिस आदमी को ये पता लगेगा भाई तेरी नौकरी 4 साल की है, वो उस नौकरी में कितना समर्पण कर पाएगा ये आप भी सोच सकते हो। उसको क्या जरूरत है कि वो 4 साल के बाद पता लगेगा भाई तुझे जाना है, क्यों वो इतना समर्पण दिखाएगा। और ये तो एक तरह की बेरोजगारी ही हो जाएगी। 4 साल के बाद एक लड़का अगर कोई 18 साल में सिलेक्ट होता है, 22-23 साल में वो वापस अपने घर आके बैठ जाएगा, तो क्या फ़ायदा है इस चीज़ का। इस चीज़ में मोदी सरकार को बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना था। अग्निवीर योजना में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना था। ये जैसा फौज का जो नियम और कानून था उसको ऐसे कैसे बने रहना चाहिए था, जरूरत नहीं थी उसमें बीच में इंटरफेयर करने की।
और इन्होंने अब यही कहा है कि अग्निपथ योजना को उसी टाइम बंद कर देंगे हम और रेगुलर भर्ती करेंगे तीनों सेनाओं में। ये बहुत अच्छी पहल है अगर ऐसा कुछ होता है तो। टैक्स कम करेगी। अब की सरकार ने क्या किया, जो औद्योगिक घराने हैं ना, उनको कॉर्पोरेट टैक्स बोला जाता है, उनका कभी 40% होता था, वो घटा के आज 20 के करीब ले आए हैं। और आम आदमी पर कर्ज बढ़ता ही टैक्स बढ़ता जा रहा है। तो हम आम आदमी कहाँ जाए? आम आदमी तो वैसे ही टैक्स दे रहा है, हर चीज़ पर टैक्स है भाई। नमक की थैली लेते हैं ना हम दुकान से, उस पर भी टैक्स लगा होता है। तो टैक्स तो आदमी दे ही रहा है। और हमारे टैक्स का क्या फ़ायदा दिया? तेल आज 100 के पार है, सिलेंडर 1000 के पार है। तो क्या चीज़ है जो हमें बेनिफिट दे रही है यहाँ पे? ये बनाया इसलिए जाता है कि समाज का फ़ायदा करें। ये सेवक होते हैं समाज की सेवा करने के लिए, और ये बन जाते हैं हमारे मालिक। और ये तो खुद अपने मुंह से बोलते हैं कि हमारी सत्ता इतने टाइम तक चलेगी, हम इतने टाइम तक राज करेंगे। इनके शब्दों से पता लगता है तो राज करने आ रहे हैं। और जिसको राज करना है उसको उस जनता से कोई मतलब नहीं होता। समाज सुधारक समाज की सोच सकता है। ठीक है, इन्हों तो भाई मलाई खा रहे हैं, मौज ले रहे हैं। और वो दिन दूर भी नहीं है, जैसे हम अपनी बातें रख लेते हैं फेसबुक पे लिख देते हैं, वो टाइम दूर नहीं है जब ये सरकार इस पर भी बैन लगा देगी। आपको घर से उठा कर ले जाएंगे अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ बोला। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि हाँ, मैं नहीं कहता, मैं कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन नहीं करता, बहुत सी कमियां रही हैं उनमें। उनका कोल घोटाला, अपना WGA, कॉमनवेल्थ घोटाला, कई घोटाले, स्पेक्ट्रम घोटाला, ये कई घोटाले, तभी तो हमने मोदी को लाए थे हम। अब मोदी लाने के बाद भी हमारे को कुछ नहीं मिल रहा, तो फ़ायदा क्या है इस चीज़ का? तो मेरी तो यही गुजारिश आप सभी से कि घोषणा पत्र है, बढ़िया घोषणा पत्र है। हाँ, इसमें एक बात रहेगी जो मैंने है, कांग्रेस पार्टी ने बहुत से जो अपने स्टेट हैं, जैसे हिमाचल में, राजस्थान में और हरियाणा में भी ये मुद्दा उठ रहा है, ओल्ड पेंशन स्कीम, OPS, पुरानी पेंशन स्कीम, इसको ये दोबारा से लागू करेंगे। पर जो इन्होंने अपना घोषणा पत्र बनाया है अभी 2024 में लोकसभा का, यहाँ पे इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है। चिदम्बरम साहब इस कमेटी के अध्यक्ष थे जो घोषणा पत्र बनाते हैं, उनको बोला गया कि भाई जी आपने ये OPS क्यों नहीं लिखा श्रीमान, OPS वाला क्यों नहीं आपने इस पर बात की? तो उन्होंने ये कहा कि ये सरकार का भी समिति बना रखी, कमेटी बना रखी, उस पर चर्चा। और उसके बाद ये इन्होंने यहाँ पे गुलमोल कर दिया है, टाल मटोल कर दिया है। इनको ही पता है कि बहुत पैसा लगता है OPS में, आसान नहीं है। अरे फिर आसान नहीं तो पैसे तुम कम दे दो, तुम 20-30 हज़ार रुपये सैलरी कर दो। शिक्षा और जो अपना जिसमें हमने पहले बात की थी, शिक्षा और स्वास्थ्य, उस पर आप कम वो कर दो, उस पर फ्री कर दो उसको। ज़्यादा सैलरी कौन मांग रहा है? सैलरी तो इसलिए चाहिए ना, हम हमारे बच्चे अच्छी स्कूलों में पढ़ाने, 1-1 लाख रुपए डोनेशन जाता है साल का। और स्वास्थ्य, अगर कोई हारी बीमारी होगी तो कितने लाख रुपए लग जाते हैं। अगर उसको फ्री कर दो तो क्या जरूरत है इतने सैलरी देने की? 20-30 हज़ार रुपये बहुत है सैलरी के लिए, ज़्यादा सैलरी की जरूरत नहीं होती है। सैलरी की जरूरत, अब एक बात है, जितनी सैलरी बढ़ेगी उससे इतने चौचले भी बढ़ेंगे, आदमी का फैशन स्टैंडर्ड ही बढ़ेगा। जो मोटरसाइकिल पे चल रहा था वो गाड़ी में चलना लगेगा, घर खाता था फिर होटलों में खाना शुरू करेगा वो। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऐसे नहीं बनता। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अपने क्वालिटी जो जीवन है उसको बढ़ाने से बढ़ता है, ये दिखावबाजी से नहीं बढ़ता। एक सिंपल और सादा जीवन ही सबसे अच्छा जीवन है। तो इन्होंने ये बात की थी। एक इन्होंने पर्यावरण न्याय की बात भी की है कि हम ऐसे जल जो नीचे जा रहा जल स्तर उसको ठीक करेंगे, प्रदूषण है, कूड़ा करकट है, जो भी है। इन्होंने एक पर्यावरण न्याय की बात करी है। LPG सिलेंडर की इन्होंने ये कहा है कि हम कम रेट कर देंगे, उसको 500-600 रुपये में कर देंगे। और मेरे ख्याल से इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, और घोषणा पत्र बड़ा लुभावना है। अब ये लुभावना तो ये है, सबसे पहले तो जीतने की बात है। घोषणा पत्र तो तभी लागू होगा ना जब ये जीत के आएंगे, और जीत के नहीं आएंगे तो घोषणा पत्र का कोई मायना नहीं रहता। पिछली बार भी इन्होंने अपना घोषणा पत्र बनाया था। दूसरी साइड मोदी जी अपने गारंटी दे रहे हैं। अब वो गारंटी कैसे दे रहे हैं उसका भी नहीं पता। गारंटी तो उन्होंने 15 लाख की भी दी थी,
क्योंकि 15 लाख का मुद्दा उन्होंने उठाया था। अब वो हर एक बात पे कह देते हैं हाँ मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। अब गारंटी तो हम समझ लेंगे, पर फायदा क्या हो जब उस गारंटी को लागू ही नहीं कर पाओगे। और अब तो ये कह रहा है कि भाई पहले 100 दिन में अगर चुन के आ जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा काम करूंगा, भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दूंगा। भ्रष्टाचार, इलेक्ट्रल बॉन्ड देख लो आप, इनकी सरकार में, भाजपा की सरकार में इन्होंने एक ईडी सीबीआई ऐसी सिस्टम मिल गया है। बाकी यूज़ तो सभी करते हैं, पिछली सरकारों ने भी यूज किया है ईडी का और इसका। और ये क्या करते हैं, जैसे कोई पैसे वाला आदमी है उसके घर छापा मरवा दिया, वो छापा मार दिया, अब उसको दबोच लिया, अगर भाई दे कुछ ना कुछ पैसे हमारे वो। अब वो देखने में भी आया है कि किसी को ईडी ने किसी को पकड़ लिया और उसने उसको 50 करोड़ रुपए दे दिए, बाद में उसको माफ़ भी कर दिया, उसको ठेका भी दे दिया। एक मेगा इंटरप्राइज कंपनी है जिसने मोदी सरकार को कुछ 500-600 करोड़ रुपए दिए हैं डोनेशन, और उसको कई हज़ार करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो घोटाला है वो सामने आया, पर उसको बुनाना नहीं आ रहा है इनको, कांग्रेस वालों ने उसके बारे में कुछ, इन पे कुछ खास तथ्य नहीं है। हो सकता है इनके भी कुछ बंदे हों अंदर कांग्रेस वाले कि भाई अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो हमारे बंदे भी पकड़े जाएंगे। तो ये घोषणा पत्र है, और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि घोषणा पत्र पर ही जनता उनसे सवाल पूछें। जब भी वो हमारे पास आए उनको घोषणा पत्र दिखाएं, भाई देख तूने ये बात करी थी, ये पूरी कर हमारी, नहीं फिर बात रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मेरी आपसे यही फिर रिक्वेस्ट है कि अच्छा कैंडिडेट चुने जो हमारे बीच में से हो, हमारा हो, और जो हमारे लिए कुछ करे। अब ऐसा कैंडिडेट चुनने का कोई फ़ायदा नहीं जो एक बार चुनाव में तो हमारे दर्शन दे और फिर वो चाहे चंडीगढ़ रहे या दिल्ली रहे, हमारे भी चाहे नहीं, हमारी समस्याओं को सुने ही नहीं। तो ऐसे कैंडिडेट चुनने का कोई फ़ायदा नहीं है। और भाई मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं अब की बार उचाना हल्के से आज़ाद उम्मीदवार के रूप में अपना पर्चा भरूंगा। अपने मुद्दे हैं उनको मुद्दों को रखूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। वीरेंद्र परिवार आए, चौटाला परिवार या कोई भी आए, अपने मुद्दे रखें, हम अपने मुद्दे रखेंगे। बाबा करमाईनाथ का और गाँव का सहयोग रहा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम भरेंगे फार्म, हम अपने काम अपने हिसाब से करेंगे भाई। अपने लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों की समस्या लोगों के बीच में रह के दूर की जा सकती है। अब आप देख लो दुष्यंत चौटाला कल परसों गामड़ा, नाड़ा या कई गाँवों में वो गया है, उसका विरोध कराया है लोगों ने। अच्छी बात है, विरोध करना चाहिए, उसको भी एहसास होना चाहिए कि तूने लोगों के विश्वास का गला घोटा है। तूने हमारे को ये बोला है कि मैं बीजेपी के खिलाफ वोट मांग रहा हूँ, और फिर वो उसी के एक सत्ता के लिए उनकी गोदी में जा बैठा, जो सबसे गलत बात है। उसको चाहिए था कि उसको 10 सीट मिली थी तो उसको दोबारा फिर लोगों के बीच में जाना चाहिए था। 10 साल 5 साल ये निकल गए, जल्दी कितने जल्दी लगे पता भी नहीं लगा। अगर वो सही रहता अपनी जगह, आज उसको घर बैठे लोग उसको मुख्यमंत्री बनाते हैं, कोई था ही नहीं टक्कर में उसके। उसने अपनी जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो खो ली है, उसका कोई जनाधार नहीं है अब। और मैं तो ये मानूंगा जो भाई उसके साथ लग रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए लगे हुए हैं, उनको समाज से कोई सिस्टम से कोई जरूरत नहीं है। वो अपने फ़ायदों के लिए दुष्यंत चौटाला के पीछे गाड़ियों में अपनी चप्पल तुड़ाते फिर रहे हैं। सीधा पता लग रहा है कि इस आदमी ने अपने फ़ायदे के लिए भाजपा के साथ गठजोड़ किया, और जो गठजोड़ कहीं था ही नहीं, और अब भी ये भी गठजोड़ में है। जानबूझ के इसने अलग हुआ है ताकि जो वोटों का ध्रुवीकरण है ना उसको तोड़ा जा सके, जाट जो वोट है उनको तोड़ा जा सके। और ये बहुत बड़ी इनकी एक स्कीम है, आप देख लेना। इन्होंने कभी अभी तक सिरे मुंह से नहीं कहा कि नहीं, ये तो कब कोई बात नहीं, भविष्य में का किसको क्या पता कब क्या गठजोड़ बन जाए। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है, अच्छे से वोट दें और सभी वोट देने जाएं। वोट से ही हम अपना भविष्य बदल सकते हैं, बातें करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ऐसे लड़ते झगड़ते रहेंगे, मैदान में आना पड़ता है और मैदान में आके बात करनी होती है। हाँ, मीडिया एक अच्छा साधन है, इस पर अपने विचार रखो, विचारों से ही बात आगे बढ़ेगी। क्रांति तभी आती है, विचारों से ही क्रांति का
जन्म होता है। तो धन्यवाद आप सभी साथियों का, और ऐसे ही वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी, और फील्ड में भी उतरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जाएंगे भाई। गांव में 65 गांव हैं, हम तो पहले अपना हल्का ही देखेंगे, और सहयोग चाहिए आप सभी का। जो भी मेरे मित्र हैं, हम सिस्टम चेंज कर देंगे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। दिल में अगर सच्चाई हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई नेता ये समझ ले वो सेवक है, तो आधा काम तो वहीं ठीक हो जाता है। यहाँ पर तो बड़ी दिक्कत ये है कि पहले लोग लाखों करोड़ों रुपये खर्च करते हैं चुनाव पे, अब एक आदमी ने 20-30 करोड़ रुपये खर्च कर दिए, तो कैसे आप समझ सकते हो वो आपका भला कर देगा। पहले तो अपना घर ही भरेगा, चाहे ये छोटी सी पंचायत से बात हो या फिर संसद में जाने की बात हो। और मेरा तो यही मुद्दा रहेगा भाई, पैसा सिर्फ जमानत तक का ही है अपने पास, फालतू पैसा नहीं। साइकिल पे कर लेंगे प्रचार अपना, करेंगे ज़रूर, और आपकी सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। धन्यवाद सहित राम राम सभी को। जय बाबा करमाईनाथ।